हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। जो भी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो में आ रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम निशांत ठाकरे। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे। ये मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है एंड इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स आई विल ग्रेजुएट। सो मेरी ऑल इंडिया रैंक 633 थी JEE एडवांस में। मैं IIT बॉम्बे से अपना बीटेक कर रहा हूँ एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। तो मेरा इंट्रो मैंने आपने फर्स्ट लेक्चर में देख ही लिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आप सभी को बोला था कि उस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए, चाहे अरियन से कर लीजिए, चाहे सिंगेज से कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई और मटेरियल है, कोई DPP है किसी कोचिंग की, उससे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली आप डेली जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आप तुरंत जाके क्वेश्चंस करें, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करें, तभी वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठेगा। आपने पढ़ा, क्वेश्चंस नहीं किए, कोई मतलब नहीं है, निकल जाएगा आपके दिमाग से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जाके आप क्वेश्चंस लगाएं। और क्वेश्चंस पे आप अटकते हैं, एक और बार ट्राई करिए, फिर अटके एक और बार ट्राई करिए, थर्ड टाइम सॉल्यूशन देख लीजिए, नो नॉट एन इशू। क्योंकि आप टॉपिक भी सीख रहे हैं, आप कई जगह अटकेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अटकेंगे, बट आफ्टर आपने कोई भी एक अच्छा मटेरियल पूरा पूरा कवर कर लिया, देन उसके बाद फिर टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनने लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके पहले हमने AP पढ़ा था, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं बार बार अगर लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म में GP बोलूंगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ए प्रोग्रेशन in which ratio of a term to its preceding term is constant। बट इसके अंदर एक और रूल आता है, नो टर्म ऑफ GP कैन बी जीरो। थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाता हूं मैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, मतलब एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल मतलब कैसे समझाऊं तुमको। जैसे टर्म्स है, T1 है, देन T2 है, T3 है, सो ऑन। मतलब T2 का रेशियो उसके प्रीसीडिंग टर्म मतलब T1 से, उसके पिछले वाले टर्म से वो बराबर, और T3 का रेशियो T2 से उसके पिछले वाले टर्म से, ये सब जो है ना ये कांस्टेंट आएगा, है ना? या फिर T4 T3 ले लो, ये कांस्टेंट आएगा, ये डेफिनेशन कहती है। उस कांस्टेंट को हमने बोल दिया R, इसको बोल देते हैं R। क्या होता है? कॉमन रेशियो। मतलब अगला टर्म, मतलब पिछले टर्म में कितना मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म आ जाएगा। मतलब T2 को अगर मैं T1 के टर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, T3 को T2 के टर्म में लिखूंगा तो ऐसे में लिखूंगा, और वही अगर मैं T2 की वैल्यू डाल दूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा। करेक्ट? तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो यूजुअली इसको डिनोट करने का एक तरीका और होता है। पहले टर्म मान लो A है, दूसरा टर्म क्या हो गया AR, तो इसका जो रेशियो है वो गया R। अगले वाला टर्म होगा AR स्क्वायर, तो अगले टर्म का जो रेशियो है वो गया R। तो इस किसी भी GP को डिनोट करने का एक तरीका हो गया, जिसमें पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है, उसको हमने डिनोट किया A से, और जो रेशियो है, कॉमन रेशियो है, उसको डिनोट किया R से। बट एक कंडीशन क्या रहेगी, आपका A जीरो नहीं हो सकता, आपका R जीरो नहीं हो सकता। मान लो अगर आपका A अगर जीरो हो गया तो उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आगे सारे टर्म्स जीरो ही बनते आएंगे। तो ये मतलब डेफिनेशन में है कि जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी टर्म। ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, सिंपल एग्जांपल्स, ताकि आपके दिमाग में बैठेगा GP होती क्या है। वैसे आई सपोज कि आपने क्लास 9 या क्लास 10 कभी तो GP आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो 1 है, 2 है, 4 है। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे इंटू 2 किया, अगला टर्म आ गया, इंटू 2 किया, अगला टर्म आ गया, इंटू 2 किया, अगला टर्म आ गया, तो अगला टर्म क्या होगा इस हिसाब से 16 एंड सो ऑन। एक सिंपल से एग्जांपल समझने के लिए कि GP होती क्या है। ठीक है, करेक्ट? हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हो गया, मतलब रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 3 था, ये 1 हो गया, 1/3 हो गया, 1/9 हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 से जो अपना कॉमन रेशियो है 1/3 है, अगले टर्म मतलब पिछले टर्म में 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आएगा, तो कॉमन रेशियो अपना
1/3 हो गया। हाँ, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 5 -10 20 -40। तो यहाँ आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? यहाँ जो कॉमन रेशियो है नेगेटिव -2, -10 से -2 मल्टीप्लाई किया 20 बन गया, फिर 20 से -2 मल्टीप्लाई किया 40 बन गया। तो ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? -2 है, नेगेटिव। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, और मान लो nth टर्म है जीपी का, उसको हमने डिनोट किया, मतलब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका nth टर्म मान लो ऐसा है, ठीक है, n पे इस तरीके से डिपेंडेंट है, तो क्या ये जीपी है? इज इट एन जीपी? इज इट अ जीपी? इफ यस, फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये जो दिया हुआ है, क्या ये जीपी है? तो ये देख, लाइक अगर मैंने टी एन लिखा वो कुछ ऐसा है, तो इसका जो टी एन प्लस वन टर्म होगा वो हो जाएगा 2n+1 -1/3। तो अगर मैं टी एन प्लस वन को टी एन से डिवाइड करता हूँ, तो मतलब देख लेते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं। बाय 3, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? 2n+1 -1 -2n -1 कट गया। उसके बाद ये फिर -2n, तो क्या बना? 2n+2 -2n कट गया, 4 आया। तो ये जैसे वाले एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें क्या सीन हो रहा है कि जो n+1 और nth टर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ n आपका t1 और t2 भी हो सकता था, मतलब n और n+1 t1 और t2 भी हो सकता था, t2 और t3 भी हो सकता था। इन एनी केस n की कोई भी वैल्यू हो, अभी वाला टर्म और अगला टर्म उनका जो रेशियो लेंगे, या फिर अभी वाला टर्म या पिछला टर्म जो रेशियो लेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो ये क्या हो गया? जीबी हो गया बाय डेफिनेशन, और यही अपना क्या हो गया? कॉमन रेशियो हो गया। करेक्ट। ओके। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मान लो आपका फर्स्ट टर्म है a, अगला टर्म ए आर, अगला टर्म ए आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये आपका पहला टर्म ए है, दूसरा वाला ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है एंड सो ऑन। तो आपका nth टर्म जो होगा वो होगा ए आर की पावर n-1, जो हमने पैटर्न देखा ऊपर उससे उसके हिसाब से। ठीक है, तो यप, दैट्स ऑल। एक इजी सा ना क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं, मतलब क्वेश्चन बोलता है इफ, लेट मी यूज द सम अदर कलर, बेटर रहेगा। हाँ, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज a, third term is b, okay, and n plus 1th term is c। तो आपको फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड 2n+1th टर्म। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर लो, एक बार अटेम्प्ट कर लो और चेक कर लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले टर्म उसने बोल दिया a, जो आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर, वो उसने बोल दिया क्या है? b है। ठीक है, तो लाइक क्या हो गया, अपने पास कॉमन रेशियो की इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ से। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया? √b/a। करेक्ट। ठीक है, सो मतलब हाँ, ओके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि n+1th टर्म, n+1 टर्म विल बी लाइक a r की पावर n, वो बोल दिया उसने क्या है? c है। ओके, और आपकी r की पावर n c/a टाइप का हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है क्या निकालना है आपको? 2n+1th टर्म, तो हो जाएगा a r की पावर 2n हो जाएगा वो। करेक्ट। तो उसको मैं लिखूंगा
कुछ इस टाइप से, आर की पावर एन का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया ए। आर की पावर एन हमने पिछले में देखा था, वो होता है सी बाई ए उसका स्क्वायर। तो अपना फाइनली क्या होगा ना, कुछ ऐसा। तो ये अपना हो गया आंसर, ठीक है, जितना गिवन था उसके टर्म में, ए बी और सी उनके टर्म में। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉट दिस कलर। ओके, अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो आपकी जीपी दे रखी है, ए है, ए आर स्क्वायर है, सॉरी ए आर है, देन ए आर स्क्वायर है, देन ए आर क्यूब है, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपका मान लो एल है, तो उसका पिछला वाला टर्म क्या होगा, एल बाई आर होगा। उसका पिछला टर्म क्या होगा, एल बाई आर स्क्वायर होगा, करेक्ट। तो इसको मैं, इसका सम मैंने ऐसे लिख दिया, ये आपका एल जो है वो है आपका nth टर्म। तो ऐसा करते 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 एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर प्लस एल। अच्छा, क्या मैं अगर इसमें आर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो आपका पहला वाला जो ए है वो ए आर बन जाएगा, जो आपका दूसरा वाला जो ए आर है वो ए आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो ऑन, ये आपका एल आर स्क्वायर है वो एल आर बन जाएगा, एल बाई मतलब एल बाई आर स्क्वायर वो एल बाई आर बन जाएगा, एल बाई आर है वो एल बन जाएगा, और एल है वो एल आर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एस माइनस एस आर, तो ए आर से आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, एल बाई आर से इधर एल बाई आर कट गया, इधर एल एल से कट गया, ये भी कट जाएगा बीच की किसी टर्म से। तो आखिरी में सिर्फ बचा ए माइनस एल आर, ठीक है। तो अपना जो सम है, अगर मैं एस को कॉमन ले लूँ, वन माइनस आर इक्वल्स टू ए माइनस एल आर, तो अपना सम कुछ ऐसा बन गया, ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो अपना एल है, जो अपना एल है वो है nth टर्म, और nth टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसी के फॉर्म में लिख दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, ए को कॉमन ले लिया, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, सॉरी वन माइनस आर। तो अपना जो सम है वो ऐसा बन गया, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, करेक्ट। ये अब हो गया अपना सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला सीखना हमने, तो लाइक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो लेट्स से तो यहाँ पे जो अपना पहला टर्म है वो है 1। यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 2, क्योंकि 1 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 बना, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 किया, एंड सो ऑन। तो मान लो इसको मैं nth टर्म तक का समीशन निकालने अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक फर्स्ट टू टर्म्स को सम निकालने बोलूँगा, तो वो हो जाएगा लाइक ए मतलब 1, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 माइनस 1, और रेशियो 2 माइनस 1, ये हो गया 3, वो आपको दिख भी रहा है। तो ऐसे इसका nth टर्म का टर्म तक एन टर्म्स तक, फर्स्ट एन टर्म्स का अगर मैं सम निकालने बोलूँगा तो इसका सम कुछ टाइप का होगा। मैंने ए की वैल्यू डाली 1, देन आर की वैल्यू है 2 टू द पावर n माइनस 1, और नीचे r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो अपना आ गया 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल बताया मैंने कि फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 हाफ 1/4 1/8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई होते आ रहा है ना। तो अपना कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, हाफ है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका अगर मैं एस एन निकालने बोलूँ तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू में डालूंगा 1 है, ठीक है, आर मतलब हाफ की पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1, तो ये हो गया
हाफ की पावर n माइनस वन अपॉन माइनस हाफ। ठीक है, तो ये माइनस हाफ को जो माइनस वाला साइन है उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, और ऊपर जो है उसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो ये अपना बन जाता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये वाली जीबी जो हमने अभी देखी। करेक्ट। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी ऐसा कुछ केस होता है जहाँ पे क्या, जो अपना कॉमन रेशियो है आर, जो अपना कॉमन रेशियो आर इज लेस देन वन, मतलब आर की वैल्यू अगर माइनस वन से वन तक है, तो उसमें क्या होता है, तो लाइक आर की पावर एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है आपको? लाइक मैं समझाता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ समझाने का। जैसे कि ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे, करेक्ट, जैसे जैसे n की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये वाला जो टर्म है वन अपॉन टू की पावर n, ये वाली कम होती आएगी। जैसे अपन देखेंगे पहले वन था, फिर हाफ था, वन बाई फोर था, वन बाई एट था, ऐसी वन की पावर टू की पावर n, जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर मैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, मैं अगर यही जो सम है, वेट ए मिनट, तो यही जो सम है वन प्लस हाफ प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई सिक्सटीन एंड सो ऑन, ये अगर इन्फिनिटी तक होता, अगर ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते और उनका अगर सम निकालना होता, तो इस केस में वन बाई टू की पावर एन टेंस टू जीरो फॉर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी वन माइनस ज़ीरो, तो ये बन गई टू। तो इसको अगर दूसरे तरीके से देखूँ, वेन एवर मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आर लेस देन वन है, तो आर की पावर एन है, तो एन आप जितना बढ़ाते जाओगे आर की पावर एन बहुत छोटा होता जाएगा, और वो जीरो की तरफ चल जाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा अब टेरे पॉइंट फॉर आर। हाँ, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, वो क्या हो जाएगा, अपना पावर फॉर्मूला क्या था, ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर, तो ये जो है ये वाला टर्म टेंस टू जीरो फॉर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वन माइनस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको बार बार यूज़ में आने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन कह लो, एग्जाम्पल कह लो, क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये वाला सम निकालना है, वेट, हाँ, इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये आपको सम निकालना है, यहाँ पे वन आ जाएगा फाइव टाइम्स, और ये जो जा रहा है ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, यार एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार अटेम्प्ट करके देख लो क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। मैं आपको हिंट भी देता हूँ, हिंट ये है कि आपको ये जो सम ऑफ द फॉर्मूला है ना, जो ऊपर अभी हमने जस्ट पढ़ा, उसी को यूज़ करना है, पर ये डायरेक्ट यूज़ नहीं हो पाएगा, तो आपको चेक करना, कुछ चेंज करनी पड़ेंगे, कुछ चीज़ें खेलनी पड़ेगी नंबर्स के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, लेट्स से नॉट इन्फिनिट, लेट्स से इट्स अप टू एन टर्म्स, है ना, माय बैड। ठीक है, अगर वो एन टर्म्स तक का आपको सम निकालना है, फाइंड करो। वीडियो को पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो, और मैं हिंट भी दे रहा हूँ। हिंट क्या रहेगी कि ये जो हमने अभी ऊपर ये फॉर्मूला सीखा, कौन सा वाला फॉर्मूला सीखा, हाँ, ये वाला फॉर्मूला सीखा, इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, मैं ऊपर नीचे नाइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऊपर नीचे नाइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम जैसे कि वैसे ही रहेगा, एक नाइन नीचे एक नाइन ऊपर, और ऊपर जो नाइन है वो अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माय बैड। ठीक है, एंड सो ऑन, ये एन टर्म्स तक निकालना है। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्यों, मैं बताता हूँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया। इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं, हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नाइन बाई टेन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड, इस अगले को लिख सकता हूँ ट्रिपल नाइन बाई वन थाउजेंड एंड सो ऑन। तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है, ये वाली जो पहली वाली चीज़ है वो वन माइनस वन बाई टेन है, दूसरी वाली जो चीज़ है वन माइनस वन बाई हंड्रेड है।
तीसरी वाली चीज़ है 1/1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको अब तो यहाँ पैटर्न दिख गया होगा। अरे यहाँ पे एन टर्म्स थे, तो जो ये वाला टर्म है, ये जो वन है, ये जो वन है वो क्या एन टाइम्स आया होगा, करेक्ट। 1+1+1+1 इनको एक साइड लिख दूँ, ये एन टाइम्स आया होगा, करेक्ट। और मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये बन रहा है 1/10 + 1/100 अपॉन 1000 एंड सो ऑन। ये भी कितने टर्म्स होंगे, एन टर्म्स होंगे। तो आपको दिख रहा है ये सेकंड वाले टर्म एक जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट नंबर है 10 और जो अपना अपना कॉमन रेशियो है वो भी है 1/10। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा n माइनस, तो आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, कुछ ऐसा, वेट, माइनस r की पावर n 1 माइनस r। ये अपना फॉर्मूला था, ये अपना फॉर्मूला था, इसको यूज़ करते हैं। तो 1/10 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिखते हैं। तो ये 1/10 और नीचे में हो गया 9/10, ये कट गया, तो ये बना 1 माइनस 10 की पावर 9। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, मतलब और सिंपल फॉर्म में लिख के देखते हैं। 1/9 n माइनस 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये अपना हो गया आंसर, करेक्ट। ठीक है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन देख लिया हमने फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कि फॉर्मूला यूज़ कैसे किया जाए, सिंपल से बढ़िया से प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, थ्योरी तो ऑलमोस्ट इतनी थी जितनी मैंने आपको पढ़ाई, कि मतलब nth टर्म कैसे लिखते हैं जीपी का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जीपी का कैसे निकालते हैं, थ्योरी इतनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत वैरायटी आएंगे जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीपी ही यूज़ करना है। तो आप जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्किल होगी, उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और उतने नए नए क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाएंगे। सो मैथ में होता ही है, जेई के मैथ में होता ही है कि आप थ्योरी उतनी ही रहती है, क्वेश्चंस नए नए टेढ़े नए नए वेरिएशन के साथ आते रहते हैं। सो it is important to practice as many variety of questions as you can, and quality of questions is much important than quantity of questions। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने, अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चन करने, समझे। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, नया वाला एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 0.327, हाँ, और 27 के ऊपर बार, इस नंबर को मैं बोल रहा हूँ कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो in form of p by q, रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल फॉर्म, और जो भी बोलो। ठीक है, तो ये भी जीपी से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, लेट मी शो यू। जैसे इसको आप लिखेंगे 0.3 प्लस 0.027 सो ऑन। तो इसको मैं तोड़ के वापस लिख दूंगा 0.027 प्लस 0.001027 एंड सो ऑन। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं, हाँ, अगर मैं 27 बाहर ले लूँ तो यहाँ बचेगा 0.001, अगले से बचेगा 0.00001 एंड सो ऑन। एक और जीपी मिल गई मेरे को, पैटर्न देखा मैंने, ये जीपी मिल गए मेरे को। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अपन जीपी का फॉर्मूला डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, एक काम करते हैं, ये वाला टर्म है ना 0.001, इसको ही बाहर लेते हैं, बेटर हो जाएगा थोड़ा विजुलाइज करने के लिए। 1 प्लस, फिर अगले में मतलब 3 जीरोस कम हुए, 0.01, करेक्ट, एंड सो ऑन। तो इसको मैंने लिखा 27 0.001 एंड हाँ, ये इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर क्या है 0.01। ठीक है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 27, इसको लिख दिया 10⁻³ इसको लिख दिया 1/0.99, ठीक है। तो 0.3 प्लस 27/990, ये ठीक है। ठीक है, क्या मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूँ? 9 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 110, तो ये बचा 0.3 प्लस 3/110। तो इसको मैं 110 को अगर मैं ऊपर 0.3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो बनेगा 33 प्लस 3/110, तो ये बन गया 36/110, करेक्ट। ये आपका आ गया आंसर। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ 18/55, और डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ये आपका हो गया आंसर। तो 0.3 क्या था? हाँ 272727 फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हो गया? 18/55 जीपी का यूज़ करके, करेक्ट। एक और नया क्वेश्चन देख लिया, एक नया वैरायटी क्वेश्चन देख लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास 9-10 में आपने कर रखा होगा। इफ 3 numbers are in GP, their product is 216 and their sum is 90. Find the numbers. सिंपल क्वेश्चन, खुद से एक बार सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लो एक नंबर आपने ले लिया x, ठीक है। मान लो कॉमन रेशियो है r, और मैंने बोला कि मिडिल नंबर क्या है? मिडिल नंबर मैंने x ले लिया, कॉमन रेशियो मैंने r ले लिया। तीनों नंबर क्या होंगे? मिडिल नंबर x, उसका पिछला वाला क्या होगा? x/r, अगला क्या होगा? x × r। अब बोल रहे हैं कि तीनों को प्रोडक्ट्स क्या है दिया हुआ है, तीनों को प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इंटू करूँ x/r × x × xr इक्वल टू 216, तो r से r कट गया तो बचा x³ इक्वल टू 216, वो होता है 6 का क्यूब। तो अपना x जो हो गया वो हो गया 6, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उनका सम क्या है? 19 है। उनका सम क्या है? 19 है। तो 6/r प्लस 6 प्लस xr मतलब 6r 19 है। तो एक क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन बनने वाली है अपने पास। कैसे बनेगी? 6r स्क्वायर और r उधर जाके क्या बन गया? 19r, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन दिख रही होगी आपको। तो 6r स्क्वायर, ये 6 है अपने पास लेफ्ट साइड में, और 6 में से 19 किया तो कितना बच गया? मैच स्टार्टिंग, करेक्ट। सेम बोल रहा हूँ, सेम बोल रहा हूँ। मैच 13r प्लस 6 क्या? ठीक है, ये अपनी क्वेश्चन आ गई। तो आपको पता होगा, आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पक्का ये पढ़ा होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो सिंपली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हो, माइनस बी प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला आप सिंपली यूज़ कर सकते हो, और आप ये जो इक्वेशन आई है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आप r निकाल सकते हो। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरा एक ट्रिक सिखाता हूँ आज मैं। चलो इसी बहाने आप एक नई ट्रिक सीख लेंगे, मतलब ट्रिक नहीं, शुड से ट्रिक मेथड है, आपने काफ़ी लोगों को पता होगा। मैं क्या करता हूँ, 6 × 6 36 है। एक नया तरीका सिखाता हूँ आपको कैलकुलेट करने का, रूट्स निकालने का। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? 1 × 36 लिखता हूँ, 2 × 18 लिख सकता हूँ, एंड 20 × 18 लिख सकता हूँ, एंड 3 × 12 लिख सकता हूँ इसको, हाँ 4 × 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 × 6, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 + 9 क्या होता है? 13 होता है, जो अपना r का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस टाइप को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? 6r² - 9r - 4r + 6 = 0, ठीक है। तो इसमें पहले वाला जो टर्म है उससे मैं 3r निकाल सकता हूँ, 3r निकाल सकता हूँ, तो ये बनेगा। अगले वाले से -2 निकाल सकता हूँ, तो ये बनेगा। तो अपना नंबर कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो इससे r की 2 वैल्यू आ रही है, एक r = 2/3 और r = 3/2। एक्चुअली दोनों करेक्ट है। आप बोल रहे हैं कि दो आंसर कैसे करेक्ट है? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये देखो, मान लो अपन पहला वाला अज्यूम करते हैं, आपको मिडिल टर्म था 6, ठीक है।
6/2/3 और अगला टर्म हो जाएगा 6 × 2/3। ठीक है, तो ये जो ये वाला टर्म है इसको लिख दूंगा 3/2 × 6। अगर r इक्वल 3/2 होता तो मिडिल टर्म होता 6 और जो पहला टर्म होता 6 × 3/2। ठीक है, और अगला टर्म हो जाता 6 × 3/2। दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है, आगे पीछे करके लिख दी, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो दोनों करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, तो ये हो गया 9 6 4। ये क्या हो गया 4 6 9। सो दिस आर द नंबर्स। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया करेक्ट। ओके, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, जीपी का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो आई आई थिंक आई थॉट यू ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपका कॉन्सेप्ट मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है जीपीपी, कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं खुद से आके। आपने आज लेक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट समझे, कुछ एग्जाम्पल देख लिए, क्वेश्चंस करे, नई चीज़ें सीखी। नाउ आई वांट यू टू गो एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन फ्रॉम ए क्वालिटी मटेरियल। कोई अच्छी बुक, कोई अच्छा मटेरियल, कोचिंग का कुछ भी चलेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुड बी द लास्ट क्वेश्चन, कुड बी द लास्ट क्वेश्चन और मे बी नॉट। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है इफ mod of a is less than 1 and mod of b is less than 1। ठीक है, तो आपको ये सम निकालने बोल रहा है ए और बी के टर्म में। कौन सा सम? देन फाइंड द सम 1 + a b + 1 + a + a square b square + 1 + a + a square + a cube b cube एंड सो ऑन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो एंड चेक करते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। मैं सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो, पहला टर्म तो 1 है सिंपल, दूसरा टर्म इस टाइप का है, तीसरा टर्म इस टाइप का है। तो एक मेरे को पैटर्न सा दिख रहा है। अगर मैं जनरल टर्म nth टर्म अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कुछ इस टाइप का है, 1 प्लस कहाँ तक, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, a की पावर n-1 तक, और उसके बगल में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, b की पावर n-1। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अपने पास nth टर्म आ गया। तो उसको अगर मैं अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर जो सम है उसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, तो सॉल्व करने से क्या लिखेंगे, पहले a लिखेंगे, r की पावर n है ना, टोटल n टर्म्स है। ठीक है, और अपना r a, तो a की पावर n-1 नीचे आएगा a-1 और बाहर जाएगा b की पावर n-1। ठीक है, ये जनरल टर्म हो गया आपका। ठीक है, तो आपका जो सम है वो समेशन ऑफ tn है करेक्ट। समेशन उसको मैं a-1 सब में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, और समेशन उसको कुछ इस टाइप का लिख दूंगा, अपॉन b a की पावर n b की पावर n, है ना, माइनस b की पावर n-1। ये समझ में आपको कैसे लिखा? b की पावर n-1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले ये वाले टर्म से, फिर ये वाले टर्म से। a-1 तो मैंने बाहर ले रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे b मल्टीप्लाई कर दूंगा ये वाले केस में, तो a की पावर n b की पावर n बन गया, बाई b बन गया, और ये वाला चीज़ ऐसा बन गया। ठीक है, और समझा रहे हैं इन्फिनिट तक। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो दोनों सम को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसको मैं लिखूंगा 1/b, 1/b हमने बाहर लिख के रखा है। तो a क्या है अपना ए बी, n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा, अपॉन 1-r, 1-r क्या है, 1-ab करेक्ट। और वहीं मैं समेशन b की पावर n-1 को लिखूंगा 1 से लेकर n तक। समेशन a क्या होगा, a क्या होगा, n की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो b की पावर 1-1 मतलब b की पावर 0, b की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो पहले टर्म आपका क्या हो गया, 1। ये होता है ना समेशन, ये आपका समेशन होता है ना। ठीक है, ये आपका समेशन होता है ना, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ हर जगह। ठीक है, और ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लेस देन 1 है, तो अपना कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला यूज़ किया, तो पहला टर्म तो 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो है b है। तो सॉल्व करने में क्या मिल रहा है, 1/e-1, और पहला वाला समेशन क्या बन के आ रहा है अपने पास, b से b कट जाएगा, तो a/1 - ab। ठीक है,
माइनस, और दूसरा जो समीकरण वो क्या बन के आ रहा है अपने पास, 1/1 माइनस बी। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बट इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो एलसीएम ले लिया, कुछ ऐसा बन गया, तो कैसा बना, लाइक ऐसा, ए से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस ए बी माइनस 1 प्लस ए बी से ए बी कट गया, ए माइनस 1 माइनस ए बी 1 माइनस बी, और ए माइनस 1 से ए माइनस 1 नीचे कट गया। तो आपका जो आंसर है वो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ए बी 1 माइनस बी। करेक्ट, ये आपको फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जीपी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स किए, कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। सो जाके ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, नई नई चीज़ें सीखो क्वेश्चंस के थ्रू। जेई की मैथ में यही करना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितनी भी सारे मटेरियल्स बना लो, इन द एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर जो बुक आती है ना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, आई वांट यू टू गो एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि आप मटेरियल कितने ही बना लो, मटेरियल आप कितने भी पढ़ा लो, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस रिलेवेंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस रिलेवेंट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टफ होंगे, बहुत अच्छे पर बहुत ही टफ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है वो आपके एग्जाम से रिलेवेंट ना हो। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्चुअल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में जेई के हर साल, क्या वो आप बना पा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए और वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वही है। आप हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये मटेरियल बनाऊँ, क्या ये वाली बुक करनी चाहिए, ये वाली बुक करनी चाहिए, कौन सी मटेरियल की डीपी करनी चाहिए, मतलब कौन सी कोचिंग की डीपी करनी चाहिए, इसकी या इसकी। तो इन सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर बनाओ। पर प्रीवियस ईयर कब बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, जब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कोई और पहले मटेरियल बनाओ, कोई और मटेरियल बनाओ। जैसे मैंने आपको बुक बता रखी थी, अरिहंत की बता रखी है, सिंगेज की बता रखी है, करेक्ट। तो पहले उनको बनाओ, देन जंप टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आपके जेई क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा परफेक्शन, रिमेंबर दैट। ठीक है, सो या दैट्स ऑल। तो फट से एक रिकैप करा देता हूँ, हमने क्या क्या सीखा। लाइक जीपी होती क्या है वो सीखा, कि कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, जैसे उनका जो रेशियो होता है अभी वाले टर्म और अगले वाले टर्म का, वो हमेशा कांस्टेंट चलता रहता है, T2/T1 T3/T2, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया, कॉमन रेशियो नाम दे दिया। ठीक है, और यूजुअली इस टाइप से हम डिनोट करते हैं कि पहले टर्म हमने ए लिख दिया और कॉमन रेशियो आ रहे तो अगला टर्म ये होगा, फिर अगला टर्म ये होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए, जीपी के ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, आपको एक टर्म फेंक के दे दिया, पूछ रहा हूँ कि जीपी है नहीं है, तो आपने क्या किया, टीएन दिया हुआ है, TN+1 निकाला, दोनों का रेशियो निकाल के देखा, इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ गया, मतलब किसी भी एन के लिए वो रेशियो तो सेम आ रहा है, मतलब रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या हो गया, वो अपना जीपी हो गया। फिर हमने देखा कि nth टर्म कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। सर एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया इसी के ऊपर, कि मतलब इक्वेशन दी हुई थी, सॉल्व करना था, डेट्स ऑल, कुछ खास नहीं था। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया कि ऐसा आता है फॉर्मूला, है ना, क्या आता है फॉर्मूला, मैंने डेरिवेशन के साथ आपको सिखाया। एंड उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी सिखाया। उसके बाद एक और नई चीज़ सिखाई कि अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है, आर की वैल्यू -1 से 1 तक है, और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है, तो उसके लिए सम के लिए एक नया फॉर्मूला बन जाता है, जो कि ये वाला। उसकी फील भी दिलाई कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाया, जीपी का यूज़ करते हुए थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा, थोड़ा छेड़छाड़ करनी पड़ी, नंबर के साथ थोड़ा खेलना पड़ा, और जीपी का यूज़ यहाँ पर भी दिख गया, और यहाँ से आप निकाल पाए कि फाइनल एक्सप्रेशन आपका सिंपल टर्म्स में क्या होगा। एंड ये वाला क्वेश्चन अगर मैं इसको बोलूँ कि फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख दो, PQ वाले फॉर्म में लिख दो, तो अपन क्या कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने सीखा, कैसे, जीपी की हेल्प से। थोड़ा सा अपने को छेड़छाड़ करनी पड़ी, 27 कॉमन ले लिया तो एक पैटर्न दिख गया, एक जीपी बनती हुई दिख गई, और मैंने उससे आंसर निकाल दिया। एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया, 3 नंबर जीपी में, प्रोडक्ट ये है, सम ये है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली चीज़ हो गई थी, क्योंकि x/r x r ये वाली चीज़। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डेट्स ऑल। एक बाद में एक और सिंपल क्वेश्चन के लिए, उसमें कुछ नहीं था, बस एप्लीकेशन ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी, उसका एप्लीकेशन था।
बस वही, दैट्स ऑल। तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है। इफ़ यू नीड मुझे कमेंट में बता दो, आई विल पोस्ट मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन जीपी। आपको और प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए बता दो, और जो भी फीडबैक है, आपको कुछ भी चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर नोट्स चाहिए, क्वेश्चन के सेट्स चाहिए, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताओ, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ढेर सारे क्वेश्चन करते रहो, मस्ती करते रहो। दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।